हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हम ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार और विशेष तौर पर ग्रामीण परिवार के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको परिवार की परिभाषा, परिवार के अर्थ विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई अलग अलग परिभाषाओं पर चर्चा की थी। उनके निष्कर्षों को, उनके अर्थों को, उनके आशय को स्पष्ट किया था और एक सामान्य परिभाषा आपके सामने रखी थी कि परिवार स्त्री और पुरुष दोनों के सामाजिक स्वीकृति से स्थापित संबंध यानी कि विवाह के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान से निर्मित एक ऐसी संस्था है जो सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन से संबंध रखती है। हमने इस पर विस्तार से बात की थी। इसके पश्चात ग्रामीण परिवार की विशेषताएं हम देख रहे थे। 5 विशेषताओं को हम देख चुके हैं। अधिकाधिक सजातीयता यानी कि ग्रामीण जो परिवार होते हैं उनमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है। सभी परिवारों में एक जैसे विचार, एक जैसे विश्वास, एक जैसे व्यवहार, एक जैसे खान पान, रहन सहन के तरीके पाए जाते हैं। उनकी जीवन शैली भी लगभग एक जैसी होती है। इसके अलावा संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है। ग्रामीण परिवार अधिकांशतः संयुक्त परिवार होते हैं जिसमें 3 या 3 पीढ़ी के सदस्य एक छत के नीचे एक साथ निवास करते हैं। एक उनका रसोई घर होता है और उनकी सामान्य संपत्ति होती है। परस्पर एक दूसरे के प्रति अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। इसके पश्चात कृषक गृहस्थी पर आधारित होता है। ये जो ग्रामीण परिवार है यानी कि कृषक होते हैं, कृषि आधारित होते हैं ग्रामीण परिवार और उसी गृहस्थी पर आधारित होते हैं। इनमें अनुशासन बहुत अधिक पाया जाता है। वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान की, आदर की प्रबल भावना पाई जाती है और कई कार्यों में, लगभग सभी कार्यों में ये परस्पर निर्भर होते हैं, क्योंकि नगरीय परिवारों की तरह से द्वितीय संस्थाएं नहीं होती विशेष हितों की पूर्ति के लिए। इसलिए यह आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यह इनकी एक बहुत ही बड़ी विशेषता है। इसके अलावा हमने देखा था पारिवारिक अहम मान्यता की प्रबलता, यानी कि जो भी परिवार में सदस्य होते हैं वे व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक प्रतिष्ठा को, पारिवारिक अचीवमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगर एक व्यक्ति का कोई प्रशंसनीय कार्य होता है तो पूरे परिवार की ईगो सेटिस्फाई होती है। अगर एक व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो पूरे परिवार की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाती है। तो एक बहुत ही अलग विशेषता है, बहुत ही विशेष लक्षण है ये ग्रामीण परिवार का। इसके बाद हम देखेंगे परिवार में पिता की सत्ता। ग्रामीण परिवार अधिक संगठित होते हैं, अधिक अनुशासित होते हैं और परिवार की मुखिया का सदस्यों पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। तो एक प्रकार से उसके परिवार में निरंकुश सत्ता होती है। परिवार का जो मुखिया होता है वह पिता या कोई अन्य वयोवृद्ध पुरुष होता है और वही परिवार में आयु और लिंग के आधार पर कार्यों का विभाजन करता है। इसी तरह परिवार के सदस्यों के विवाह का प्रबंध करना, संपत्ति की देखरेख करना, सदस्यों के भरण पोषण, उनकी शिक्षा, उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का भार उस कर्ता के ऊपर होता है। इसी तरह से वो गांव पंचायत या जाति पंचायत में भी वही परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और पारिवारिक विवादों को भी वही तय करता है। तो ग्रामीण परिवार के मुखिया की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं। AR देसाई कहते हैं कि परिवार के मुखिया को परिवार का शासक, परिवार का पुरोहित, परिवार का गुरु, शिक्षक, व्यवस्थापक कहा जा सकता है और इसी वजह से उनके कई सत्ता और अधिकार होते हैं। इसके बाद अगली विशेषता है विभिन्न कार्यों में घनिष्ठ
सहभागिता। ग्रामीण परिवार के जो सदस्य होते हैं वे कृषि कार्य और कुटीर व्यवसाय में परस्पर सहयोग करते हैं और इसी कारण से उनके अंतर्गत घनिष्ठ सहभागिता पाई जाती है। अब हर व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य को पूरा करने में प्रत्यक्ष योगदान देता है। इसके अंतर्गत सभी लोग व्यावहारिक रूप से साथ साथ अपना पूरा दिन व्यतीत करते हैं, जबकि इसके विपरीत नगरीय परिवार के सदस्य अलग अलग व्यवसायों में लगे होते हैं तो अधिकांश समय घर के बाहर रहते हैं। बहुत ही कम समय के लिए साथ में रहने को मिलता है। उनके लिए तो परिवार कभी कभी केवल रात्रि का विश्राम स्थल ही होता है। तो ग्रामीण परिवार नगरीय परिवारों की तुलना में घनिष्ठ रूप से अधिक क्लोज होते हैं, अधिक घनिष्ठ होते हैं और सहभागिता निभाते हैं। इसके पश्चात अगला बिंदु आता है बड़ा आकार। आप जानते हैं कि ग्रामीण परिवार संयुक्त परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली भारतीय समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कह सकते हैं हम कि आदिकाल से ये हिंदू समाज व्यवस्था और ग्रामीण समाज की आधारशिला रही है और सारे भारतीय समाज में ऐसे परिवारों की बहुलता है जहाँ पर दादा दादी, माता पिता, फिर पौत्र पुत्र साथ साथ निवास करते हैं। और इसलिए संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए श्रीमती कर्वे लिखती हैं कि संयुक्त परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो साधारणतः एक मकान में रहते हैं और जो एक रसोई का बना भोजन करते हैं और जो एक दूसरे के रक्त संबंधी या वैवाहिक संबंधी हैं और सामान्य पूजा करते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और सामान्य संपत्ति के स्वामी होते हैं, आदि आदि बहुत सारी विशेषताएं राप्ती कर्वे ने इसकी दी है परिभाषा करने के साथ ही, जिसको हम आपके प्रथम वर्ष में और सेकेंड पेपर में हम पढ़ भी चुके हैं सोशियोलॉजी के। फिर भी अब एक बार और क्योंकि ग्रामीण परिवार की विशेषताओं की बात आ रही है तो हम इसे पढ़ लेते हैं कि ग्रामीण परिवार का आकार बड़ा होता है। कारण वही स्पष्ट है, ग्रामीण परिवार संयुक्त परिवार होता है और जब संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते हैं तो उसका आकार स्वतः ही बड़ा हो जाता है। ऐसा भी होता है कि संयुक्त परिवार का आकार क्षैतिज रूप से बड़ा हो, ऐसा भी होता है कि इनका परिवार लंबवत रूप से बड़ा हो आकार। क्षैतिज रूप से बड़ा होने का कारण है संयुक्त परिवार में अधिक संतानें होना, उन संतानों के पत्नियां होना, पत्नियों के भी उनके फिर उन संतानों के भी संतान होना। इस तरीके से एक क्षैतिज रूप से संयुक्त परिवार बड़ा आकार में हो जाता है। कभी कभी लंबवत आकार में होता है कि एक परिवार है, एक दंपति हैं, फिर उनकी संतानें हैं और फिर उनकी संतानें 3 या 4 पीढ़ी एक साथ निवास करती हैं। तो दोनों ही स्थिति में संयुक्त ग्रामीण परिवार बड़े आकार का होता है। इसके पश्चात सामान्य उपासना। पहले भी हम स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रत्येक परिवार के अपने कुछ पूर्वज होते हैं, कुछ अपने देवी देवता होते हैं और हर परिवार अपनी उन देवी देवता या अपने पूर्वजों को पूजा या धार्मिक अनुष्ठानों में उनको प्रमुखता प्रदान करता है और प्रत्येक परिवार का एक अलग तरीका होता है अपने धार्मिक विश्वासों की पूर्ति करने का, अनुष्ठानों को करने का, पूजा पाठ को करने का। अपने परिवार में होने वाले किसी भी उत्सव या किसी भी आयोजन के पहले और बाद में या उसके साथ में अपने पारिवारिक या अपने कुल देवता या अपने जो भी लोक देवी देवता होते हैं, चाहे वह देवी हों, चाहे वो देवता हों, चाहे वो भैरव जी हों, बाव जी हों, काला जी हों या कुछ भी अलग अलग स्थानों के अलग अलग देव देवता होते हैं तो उनकी उपासना की जाती है। तो जो ग्रामीण परिवार होते हैं उनमें किन्हीं जो भी उनके परिवार के देवी देवता है उनकी सामान्य उपासना होती है। सभी लोग एक जैसी ही पूजा करते हैं और विशेष तौर पे ये देखा भी जाता है कि एक स्थान विशेष के लोग एक स्थान के लोक देवी देवता को ही मान्यता देते हैं और उनकी उपासना करते हैं। तो ये जो ग्रामीण परिवार होते हैं ये सभी लोग मिलजुल करके सामान्य रूप से एक साथ मिलकर के पूजा पाठ में भाग लेते हैं। उनके विश्वास वैसे ही होते हैं और ये स्थिति ग्रामीण परिवारों में बड़ी पीढ़ी से छोटी पीढ़ी को और छोटी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को लगातार
हस्तांतरित होती रहती है। ये एक तरह की संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति, जो एक ग्रामीण परिवार में एक साथ एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करनी होती है। अब जब ग्रामीण परिवार बड़े आकार के होते हैं तो वहां पे 3 या अधिक पीढ़ी एक साथ निवास करती है। जो सबसे बड़ी पीढ़ी है, जो सबसे वयोवृद्ध पीढ़ी है, वह न केवल अपने से अगली पीढ़ी से ये कार्य कराती है, अपितु उसकी अगली पीढ़ी को भी ये कुछ सीखने को मिलता है। तो एक तरह से कड़ी बन जाती है पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में। न केवल पहली और दूसरी पीढ़ी, अपितु पहली पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी में सीधा संबंध हो जाता है। तीसरी पीढ़ी प्रत्यक्ष रूप से देख पाती है कि हमारी वयोवृद्ध पीढ़ी, हमारी सबसे बड़ी पीढ़ी किस प्रकार से हमारे परिवार में धार्मिक क्रियाएं या अनुष्ठान करवाती हैं, कौन कौन से धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है, निषेधों का पालन किया जाता है, किस प्रकार से ये क्रियाएं की जाती हैं, किस प्रकार का खान पान ऐसे समय में रहता है, किस किस प्रकार की वेशभूषा इस समय पर रखी जाती है, किस प्रकार से सारी क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से एक सामान्य उपासना ग्रामीण परिवार की विशेषता बन जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।